अभी लोकसभा में एक बिल पास हुआ है जिसके मुताबिक ट्रांसजेंडर्स को अपनी आइडेंटिटी के लिए मेडिकल और गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत है। हम सेक्स ऑब्सेस्ड लोग हैं। बच्चा पैदा होता है तुरंत उसको नर्स वगैरह हाथ में लेंगे और सबसे पहले उसका लिंग देखते हैं। ट्रांसजेंडर्स के प्रति हमारा रवैया क्या, अगर वो समझना है। कोई एक भी स्टूडेंट नहीं था किन्नर कम्युनिटी का, या कार्य क्षेत्र में भी कोई नहीं है। बाकी तो सारे काम कर सकता है ना, रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्शन तो अच्छा है कि नहीं कर सकता, पर हमारे समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं। मॉल्स में या दुकानों में कोई किन्नर कम्युनिटी का कोई नहीं मिलता है। अगर वो लोग मिलते हैं तो वो ट्रेन में मिलते हैं। मालूम है ये चीज़ कितनी ज़्यादा भद्दी है, और ये हमारे पूरे समाज के ऊपर एक दाग है। तुम एक इंसान से ये क्या करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम सावन है। अभी लोकसभा में एक बिल पास हुआ है राजनीति पे करनी है बात। ट्रांसजेंडर्स को लेकर। हाँ, ट्रांसजेंडर्स को अपनी आइडेंटिटी के लिए मेडिकल और गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत है। पहले ऐसा नहीं था। तो मैं जब अपने आसपास किन्नर कम्युनिटी को देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ, और जब जैसे देखता आया हूँ, तो बचपन में या कॉलेजेस में, स्कूल्स में कोई एक भी स्टूडेंट नहीं था किन्नर कम्युनिटी का, या कार्य क्षेत्र में भी कोई नहीं है। कहीं पर जाता हूँ, कोई जगह मॉल्स में या दुकानों में कोई किन्नर कम्युनिटी का कोई नहीं मिलता है। सर्विस रिलेटेड फील्ड में भी कोई कम्युनिटी का नहीं मिलता है। तो अगर वो लोग मिलते हैं तो वो ट्रेन में मिलते हैं, या वो पार्टीज में, या वो शादियों में मिलते हैं, या वो बच्चे पैदा होने के बाद पे मिलते हैं। जी, घर पे हाँ आशीर्वाद देते हुए मिलते हैं, उससे वो पैसे लेते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये बिल पास हो जाने से क्या उनको वो अधिकार मिलेगा, या उनको वो समानता मिलेगी हमारे दिल में, हमारे मन में, जो एक इंसान को मिलना चाहिए? ये सवाल तो अच्छा है, रोचक है, लेकिन इसमें एक चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है, मुझे आपको बताना पड़ेगा। इनकी संख्या कितनी है भारत में, थोड़ा सा ये रिसर्च करो, बताओ। और दूसरा ये बताओ कि जितने महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनमें उनका प्रतिनिधित्व कितना है। उदाहरण के लिए स्कूलों में कितने परसेंट हैं, कॉरपोरेशंस में कितने परसेंट हैं कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन, एंड द रेशियो ऑफ इट टू द ओवरऑल पॉपुलेशन। ये बताओ कि अंडर रिप्रेजेंटेड कितने हैं, फिर इस पे बात करेंगे, ठीक है? तो ये सब बेसिक रिसर्च कर लो, मुझे दे दो, फिर बात करते हैं। बताइए कितना? अच्छे से कर लो, पूरा बता दो मुझे, क्योंकि बिना फैक्ट से कुछ बोलूंगा तो वो आधारहीन होगा। आचार्य जी, भारत में ट्रांसजेंडर शिक्षा व रोजगार का मुख्य डेटा है 2011 की सेंसस है। 4,88,000 लोग हैं, जबकि वास्तविक संख्या ज़्यादा है। 10 से 15% लोगों के पास ही आइडेंटिटी कार्ड है। इसको अगर कंपेयर करोगे भारत में एक्चुअल कितनी होगी, तो देखो कि बाहर क्या प्रपोर्शन रहता है, क्योंकि वहाँ छुपाएंगे नहीं, वहाँ इतना बड़ा टैबू नहीं है, तो प्रकृति में तो सेम प्रपोर्शन होगा ना। तो तुम देख लो कि अमेरिका में कितने परसेंट ट्रांसजेंडर्स हैं, इंडिया की पॉपुलेशन ले लो, उतने ही परसेंट इंडिया में है, तो निकाल लो इंडिया में एक्चुअली कितने होंगे। और अगर घोषित सिर्फ 4 लाख लोगों ने किया है, तो दैट इज अ मेजर ऑफ सोशल रिप्रेशन, कि हैं 1 करोड़ पर घोषित सिर्फ 4% कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि 96% लोगों में हिम्मत भी नहीं है ये घोषित करने की कि वो ट्रांसजेंडर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके अलावा उनकी जो शिक्षा में भागीदारी है वो 1000 लगभग 1500 छात्र हैं जो उच्च शिक्षा में हैं। ये 4 लाख घोषित में से? हाँ, 4 लाख घोषित ट्रांसजेंडर्स में से 1500 हैं। जी जी। अच्छा, बाकियों को शिक्षा नहीं है। स्कूल ड्रॉप आउट में 60% से ज़्यादा 10वीं से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। ये जो 1500 गए भी, या जो और भी छोटी संख्या थी जो गए भी, उनमें से 60% 10 से पहले ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अब इसको तुम्हें कंपेयर करना चाहिए द जनरल ड्रॉप आउट रेट, कि जनरल ड्रॉप आउट रेट कितना है। इनका 60% है, और बाकी जो बच्चे होते हैं उनका कितना होता है, तो उससे पता चलेगा कि सोशल स्टिग्मा कितना बड़ा है। क्योंकि ड्रॉप आउट कोई ऐसे ही नहीं करता,
उनका शरीर अलग है, ब्रेन तो अलग नहीं है। स्कूल से क्यों ड्रॉप आउट करेंगे? स्कूल से ड्रॉप आउट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चिढ़ाया जाता है, क्योंकि टीचर्स भी भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था उनके लिए बनी ही नहीं है। और बताओ। रोजगार में भेदभाव, 90 से 96% लोगों को नौकरी नहीं मिलती। 90% लोग मजबूरन अनौपचारिक काम जैसे भीख, बधाई, सेक्स वर्क करते हैं। आर्थिक स्थिति, औसत मासिक माने आय, कुछ नहीं है, समाज में कोई भागीदारी ही नहीं है, कोई भी नहीं देने वाला नौकरी। जिनको मिल भी गई है वो शायद नौकरियां उनके आसपास के दोस्त यार या रिश्तेदार ने दे दी होगी तरस खा करके। नहीं तो ये है कि ठीक है, आगे बढ़ो। अर्ली लाइफ में पेरेंटल अब्यूज, स्कूल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। हेल्थ केयर में इमरजेंसी सर्विसेज डिनाइड है। ठीक है। 3 से 8, 3.8%। माने डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं इमरजेंसी में तो लगभग आधे डॉक्टर इनकार कर देते हैं। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है। आगे बढ़ो। लीगल और पुलिस फील्ड में हाई लेवल ऑफ हैरेसमेंट, इलीगल ये डिटेंशन, पता है, ये पता है। हाँ, कितने कितने इसमें कोई मेट्रिक है? मैट्रिक्स नहीं। मेट्रिक नहीं है। फैमिली और सोसाइटी में 80 to 90% फैमिली रिजेक्शन। हाँ, ये होगा, बिल्कुल होगा। प्रॉपर्टी राइट्स ऑलमोस्ट एब्सेंट। हाँ, सोशल एक्सक्लूजन, कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, सोशल एक्सक्लूजन है। पब्लिक लाइफ में 70 to 90% हैरेसमेंट इन ट्रांसपोर्ट, पब्लिक प्लेसेस। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक लाइफ में है, बस में बैठे हैं, कहीं खड़े हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वो तुरंत हैरेसमेंट होगा, तुरंत होगा, बिल्कुल। और सुसाइड एंड मेंटल हेल्थ कैटास्ट्रोफ में 41% अटेम्प्ट सुसाइड। 67% एक्सपीरियंस सीवियर डिप्रेशन। एवरेज लाइफ स्पैन 35 to 40 years, कंपेयर्ड जनरल पॉपुलेशन का है 70 years। आम बंदा जितना जीता है उससे आधी भी नहीं जी पाता है एक ट्रांसजेंडर। डेथ लिंक्ड टू वायलेंस 34%, सुसाइड 28%, अनट्रीटेड इलनेस 24%। अनट्रीटेड इलनेस क्योंकि या तो पैसा नहीं था, या डॉक्टरों ने प्रवेश नहीं दिया, या फिर वायलेंस हुआ है विच कुड बी सेक्सुअल और सोशल, या फिर सुसाइड कर ली है। इन्हीं तरीकों से मौत होती है और वो मौत बहुत जल्दी हो जाती है। देखो हमारी ना, बैठो, हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो बड़े जबरदस्त तरीके से सेक्सुअल होती है, बहुत ज्यादा। हम सेक्स ऑब्सेस्ड लोग हैं। अभी उस दिन आपकी गीता परीक्षा में प्रश्न पूछा गया जिसमें प्रश्न कह रहा था, एक व्यक्ति जा रही थी, तभी उस व्यक्ति ने देखा तो वो रुक गई। तो इस बात पर बहुतों को अच्छा लगा, बहुतों को अचंभा हुआ। अचंभा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी भाषा भी सेक्सुअल है, भाषा भी सेक्सुअल है। आप पहले ही बता देते हो कि जो आ रहा है उसका लिंग क्या है, वो आ रही है या फिर वो आ रहा है। और उस भाषा में महिला को ही व्यक्ति या मनुष्य नहीं माना जाता। एक मनुष्य आ रही थी, कभी सुना है? एक व्यक्ति जा रही थी, वहां महिला ही मनुष्य नहीं है, व्यक्ति नहीं है, तो उसमें फिर ट्रांसजेंडर की क्या औकात? यू नाम भी महिलाओं के पुरुषों के अलग अलग हो जाते हैं। नाम देख के ही बता दोगे, कोई अपना जेंडर न भी बताना चाहे। बस नाम बता दे तो आप बता दोगे कि महिला है कि पुरुष है। तो आपकी बिल्कुल आरंभिक पहचान ही आपके लिंग से जोड़ दी जाती है, बिल्कुल आरंभिक पहचान, बात की भी नहीं। धर्म भी बाद में आता है, जाति भी बाद में आती है, सबसे पहले लिंग आ जाता है।
बच्चा पैदा होता है, तुरंत उसको वो नर्स वगैरह हाथ में लेंगे और सबसे पहले उसका लिंग देखते हैं, और तुरंत ये भी बाद में बताएंगे कि स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, क्या है कैसा है। तुरंत लड़की हुई है लड़का हुआ है ये बताया जाता है। आपकी पहली पहचान ही सेक्सुअल है। जब पहली पहचान ही सेक्सुअल है तो जो सेक्सुअल पहचान से बाहर का हो गया उसकी तो कोई पहचान ही नहीं रही ना, वो गया। प्रकृति ने कुछ विचित्र नहीं कर दिया है, प्रकृति में तो ट्रांसजेंडर्स हमेशा से पैदा होते रहे हैं। और मैं उनकी नहीं बात कर रहा जिनके साथ समाज कुछ करके उनको बना देता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं। वो हर देश में हर काल में होते रहे हैं, ये प्रकृति की व्यवस्था का अंग है। पर हमारे समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि समाज जिस लिंग के द्वारा संचालित है उसकी रुचि या तो अपने लिंग में है या अपने यौन सुख के लिए विपरीत लिंग में है। समाज, दुनिया के सारे ही समाज सदा से पुरुषों द्वारा ही संचालित रहे हैं, तो वो दो ही लिंगों को मान्यता देगा ना, अपने को तो देगा ही देगा, और स्त्रीलिंग को देगा, क्योंकि स्त्रीलिंग रहता है तो पुरुष को सुख मिलता है। अब वो ये तीसरा कौन सा आ गया, इसको कहां पे जगह दें, इसे कोई जगह देनी ही नहीं है। कारण सिर्फ एक, सेक्सुअल ऑब्सेशन, नहीं तो बाकी सब कुछ तो उसका आम आदमी की तरह ही है। आप अगर सर्च करेंगे कि दुनिया में ये जितने भी थर्ड फोर्थ ऑल्टरनेट जेंडर आइडेंटिटीज होती हैं, इन लोगों ने क्या कुछ अच्छे ऊंचे काम करे हैं, तो आपको एक बाकायदा लंबी सूची मिल जाएगी, बाकायदा। उनका ब्रेन वैसा ही है जैसा आपका है, आंखें वैसे ही है, नाक वैसे ही है, बाकी सब कुछ उनका वैसा ही है जैसे आपका है। शरीर का एक हिस्सा है जो अलग है, पर हमारी पूरी चेतना जाके उसी एक हिस्से में घुसी रहती है। तो हम शरीर के उस एक हिस्से की खातिर उस पूरे इंसान को ही बर्खास्त कर देते हैं। हमें कहते हैं मुझे इंसान ही नहीं चाहिए, भले ही इसका ब्रेन मेरे जैसा हो, बाकी सब कुछ मेरे जैसा हो, पर जो सेक्सुअली ऑब्सेस्ड जीव होगा वो घुसेगा तो सामने वाले की चड्डी में ही ना। उसे ना मस्तिष्क दिखाई पड़ रहा है, ना आंखें दिखाई पड़ रही है, ना वचन दिखाई पड़ रहा है, उसको बस लिंग दिखाई पड़ रहा है। मैं इनको मनुष्य की तरह संबोधित भी कैसे करूं, मुझे यही कहना पड़ेगा हाँ भाई क्या कह रहे हो, और इनसे कहना पड़ेगा हाँ बहन क्या कह रही है। वो भाषा में ही बात से पहले क्या आ गया, लिंग आ गया, लोग खत्म। ये यहां अगर मनुष्य की तरह भी बैठे हों, इस वक्त इनके चित्त में अपने जेंडर का कोई ख्याल ना हो, शरीर भी कोई सेक्सुअल गतिविधि ना कर रहा हो, तो भी सिर्फ मेरे संबोधन से इनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी एक्टिव हो जाएगी। आप कुछ कह रही थी, ये लीजिए मैंने आपको क्या जता दिया कि आप महिला हैं, और आपसे बात करनी है तो मुझे भी अपने आप को पहले ये याद दिलाना पड़ेगा कि आप महिला हैं। मैं आपसे बोल दूं क्या कर रहा है तो बात गलत हो जाएगी। पहले मैं खुद को याद दिलाऊं कि मैं एक महिला के जिस्म से बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस्म ही महिला का होता है, चेतना तो मनुष्य की होती है। हमने तो यहां तक करा है कि जिनका कोई लिंग होता नहीं उनको भी दे मारा। नदी बह रही है, सागर लहरा रहा है, कैसे कैसे? हम्म
खंभा खड़ा है, ईंट गिर गई। कैसे? और फिर जो गैर हिंदी भाषी होते हैं उनके यहां अलग व्यवस्था चलती है, उनको समझ में नहीं आता। और फिर आप हंसते हो, आके बोलते हैं ओमी जोल खाबे। कहते अरे ऐसे थोड़ी बोलते हैं। खाते नहीं है, पीते हैं। छोटी चीज आमतौर पे स्त्रीलिंग होगी। घड़ी बांध रखी है, घड़ियाल बज रहा है। नदी छोटी है तो स्त्रीलिंग है, सागर विशाल है तो। लता स्त्रीलिंग है, वृक्ष पुल्लिंग है। अब लता उस पे ऐसे सहारे में चिपटी रहती है, उसके अपनी कोई रीढ़ नहीं, तो लता ऐसे चिपटी हुई है, तो लता तो स्त्रीलिंग ही होगी ना। कितनी लताएं हैं यहां पर? सुनने में ही अजीब लगेगा ना। एक विशाल बरगद की पेड़ था, वो बरगद का ही पेड़ होगा। भाषा की गलती नहीं, भाषा हमने रची है। और जब जीवन में सत्य नहीं होता तो सेक्स बहुत ज्यादा होता है। और किस तरीके से अहंकार अपना खाली पेट भरे। सब कुछ तो खा लिया, आप किसी का जिस्म खाओ, कुछ तो विकल्प चाहिए ना एक सही जिंदगी का। अध्यात्म सेक्स के खिलाफ नहीं है, वर्जित वर्जित नहीं करता, पर ज्यादातर जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो एक्टिविटी नहीं है, वो ऑब्सेशन होता है, वो फिटिश होती है, और वो शरीर से कम और ईगो से ज्यादा निकलती है। कामी कुत्ता 3 दिन अंतर रहे उदास। प्रकृति में कुछ भी उतनी कॉन्टिन्यूअस सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं दिखाता जितना ह्यूमन बीइंग्स। कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। जो मैमल्स भी हैं उनके भी मेटिंग सीजन्स आते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे की ओर देखते भी नहीं, नर और मादा। मनुष्य अकेला है जिसको 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लगातार सेक्स चाहिए। कारण फिजिकल नहीं है, कारण साइकोलॉजिकल है। हमारा सेक्स फिजिकल होता ही नहीं है, हमारा सेक्स इगोइक होता है। जो आपको अपनी जिंदगी से नहीं मिल सकता वो आप दूसरे के शरीर में ढूंढने चले जाते हो, कैसे मिल जाएगा? तो आप कहोगे आचार्य जी सेक्स को ही क्यों पकड़ा है, सेक्स को ही क्यों पकड़ा, हम इतने सेक्स ऑब्सेस्ड, हम कोई और चीज के तो ऑब्सेस्ड हो सकते थे, एप्पल के हो सकते थे, कार के हो सकते थे, पैसे। हाँ, इन चीजों का भी ऑब्सेशन होता है, उनका भी होता है। सेक्स में एक खास चीज होती है जिसकी वजह से वो ऑब्सेशन बढ़ जाता है, ऑर्गेज्म। जो एक मोमेंट्री रिलीफ मिलती है, वो चीज है जो कि बड़ी सरलता से आपको जीवन दे सकता है अगर आप झूठी जिंदगी ना जिए। पर जब आप बहुत तनाव भरी जिंदगी जी रहे होते हैं तो वो जो आपको एक सतही ऑर्गेज्म भी मिल जाता है, बहुत बड़ी बात लगती है, लगता है क्या मिल गया, दिन भर के तनाव से थोड़ी देर के लिए तो छूटे। वो कोई बड़ी बात उतनी है नहीं। और प्रकृति में कोई भी उस एक चीज के लिए इतना मरा नहीं जा रहा जितना इंसान मरा है। आ रही बात समझ में? ट्रांसजेंडर्स के प्रति हमारा रवैया क्या, अगर वो समझना है तो हमें अहंकार को समझना पड़ेगा। अहंकार को समझोगे तो ये जानोगे कि हम एक सेक्सुअली ऑब्सेस्ड सोसाइटी क्यों है हर तरीके से।
और यहां बात भारत की नहीं हो रही है या हिंदी भाषा की नहीं हो रही है, वेस्ट इज इक्वली ऑब्सेस्ड। उनके तरीके दूसरे हैं ऑब्सेशन के। इसको नेचुरल मत बोल देना कि ये तो चीज नेचुरल होती है, आचार्य जी आप इसकी बुराई क्यों कर रहे हो, नेचुरल नहीं है। नेचर तो प्रकृति को बोल सकते हो अधिक से अधिक, ठीक, या स्वभाव को बोल सकते हो नेचर। ना इसमें कुछ प्राकृतिक है ना स्वाभाविक है, इसमें अहंकारिक है मामला। आपका सेक्स इगोइक होता है, इगोइक। और इसीलिए असफल रहता है और इसीलिए वायलेंट होता है। वो जो सुन रहे थे ना कि इतने सारों के साथ तो फिजिकल अब्यूज होता है, वो इसीलिए होता है। अजीब सी बात नहीं है, सेक्सुअल एक्टिविटी में वायलेंस क्यों होगा वरना? विचार करो, सेक्सुअल एक्टिविटी में इतना वायलेंस क्यों होता है? उसमें रेप भी हो जाता है, उसमें दूसरे के शरीर के साथ चीरफाड़ भी कर देते हो और उसमें हत्या भी कर देते हो। सेक्सुअल एक्टिविटी में ऐसा कहीं नहीं देखा जाता, मनुष्यों में ही क्यों हो जाता है? क्योंकि सेक्स इगोइक है और ईगो वायलेंस है। जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी इगोइक होगी उसमें वायलेंस होगा ही होगा, होगा ही होगा। आपने कभी सोचा नहीं कि ये सब सेक्स में कहां से आ गया? चाबुक मारना और तमाम तरह की फेटिश होती हैं, किसी का हाथ बांध दिया है, किसी को उल्टा लटका दिया है, ये सब कहां से आ गया? क्या हो रहा है? किसी को इतना काट दिया, उसका खून निकाल दिया, ये कहां से आ गया ये सब? ये इसका सेक्स से क्या लेना देना? इसका सेक्स से लेना देना सचमुच नहीं है, इसका लेना देना वायलेंस से है। और वायलेंस होगा जहां अहंकार है वहां हिंसा होगी। अब इस पूरे सेटअप में ट्रांसजेंडर के लिए क्या जगह है? कुछ नहीं। वो ना पुरुष के काम का ना महिला के काम का, तो उसको पूरे तरीके से एक्सक्लूड कर दिया, उसका पूरा बहिष्कार है। यद्यपि एक मनुष्य की तरह देखो तो लिंग को छोड़कर बाकी सब कुछ उसमें किसी भी दूसरे मनुष्य जैसा ही है। इससे और आगे की बताऊं, क्योंकि छुपाना पड़ता है तो इसीलिए बहुत सारे तो पूरी उम्र छुपा जाते हैं और कई बार घर वालों की सहमति से छुपा जाते हैं, उनके सहयोग से छुपा जाते हैं। और बताऊं, कहानियां, साहित्य में इस पे कहानियां लिखी भी गई हैं। कईयों के तो उनके घर वाले शादी भी करा देते हैं। सामाजिक दबाव है ना। कई ऐसे होते हैं उन्होंने घर वालों को पता नहीं लगने दिया, मार्जिनल केस। कई ऐसे थे इनके घर वालों को पता था, तब भी सामाजिक दबाव के चलते उनकी शादी भी करा दी। और बताऊं, वो शादियां पूरी चल भी गई, पति पत्नी ने भी किसी को पता ही नहीं लगने दिया। सामाजिक दबाव है ना। और फिर हमने कहा हमारी मैरिजेस देखा कितनी स्टेबल होती हैं। कोई अगर चैतन्य विश्व होता, कोई अगर थोड़ा सा सभ्य समाज होता, तो वो एक प्रयोग करना चाहता। वो कहता कि ऐसे लोग जो सेक्सुअल कंपल्शन से फ्री हैं, ये तो शायद जीवन में और कुछ बेहतर भी करके दिखा सकते हैं ना। क्योंकि एक बोझ सा है जो हर आम आदमी और औरत ढोता है, सेक्सुअल एक्टिविटी और ऑब्लिगेशन का, ये उससे मुक्त है। तो एक संभावना तो ये भी है कि क्या पता ये जिंदगी में और कुछ सामान्य आदमी से आगे ही जाकर के कर दे, पर उस संभावना को कभी तलाशा ही नहीं गया। अरे चलो, कोई संभावना तलाशो कि नहीं तलाशो,
इंसान पैदा हुआ है, उसको जीने तो दो। और एक बिंदु के बाद वो जो व्यक्ति होता है वो इंटरनलाइज कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, कहता है मैं यही हूं। फिर बस वो जाकर के चौराहे पर भीख मांगता है। उसके पास आत्मसम्मान जैसा कुछ बचता ही नहीं। कैसे बचेगा? और जैसा फिर आपने कहा 35-40 औसत उम्र है, आत्महत्या से मरेगा, नहीं तो किसी बीमारी से मरेगा, नहीं तो कोई उसे मार डालेगा। रहा होगा भाई कोई समय जब औलादें पैदा करना आर्थिक दृष्टि से ही बहुत जरूरी था, जब रिप्रोडक्शन एक इकोनॉमिक फंक्शन होता था, क्योंकि एनर्जी सारी मैनुअल होती थी, क्योंकि कोई भी काम इस पर डिपेंड करता था कि हेड काउंट कितना है। तो तब ये बड़ी बात रही होगी कि जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है वो उपजाऊ हो, फर्टाइल हो। आज इस बात की क्या कीमत है कि जो पैदा हुआ है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कोई उसका मूल्य ही नहीं है, तो तुम उसको फिर इंफीरियर क्यों कह रहे हो? बाकी तो सारे काम कर सकता है ना, रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्शन तो अच्छा है कि नहीं कर सकता? आज के समय में तो झंझट है, वो पृथ्वी चाह ही नहीं रही है कि तुम रिप्रोडक्शन करो। फिर प्राकृतिक व्यवस्था है, जो आपने आंकड़े दिए, कुछ 0.0 कुछ प्रतिशत ही ऐसे बच्चे प्राकृतिक रूप से पैदा होंगे, उससे ज्यादा ऐसे पैदा होंगे ही नहीं। काहे के लिए किसी के पीछे पड़ना, काहे के लिए किसी को व्यर्थ में दुख देना, बहिष्कृत करना? है तो है, जैसा है। और ये चीज बहुत इंडिया स्पेसिफिक है, ये जो हमने व्यवस्था बनाई है ना, कि बच्चा हुआ, हिजड़े आए और वो हाय हाय कर रहे हैं और ये सब चल रहा है। मुझे नहीं लगता ये दुनिया में और देशों में होता है। होता है? यहाँ पे एक कंपैरेटिव डेटा है। भारत में परिवार का व्यवहार रिजेक्शन ज़्यादा है, पश्चिमी देशों में एक्सेप्टेंस है। पब्लिक रेस्पेक्ट, यहाँ पे स्टिग्मा, भेदभाव है, वहाँ पे मिक्स्ड है लेकिन बेहतर है। विजिबिलिटी यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, वहाँ पे हाई है। शिक्षा का एक्सेस वहाँ पे कंपेरेटिवली बहुत बेटर है इंडिया से। डिस्क्रिमिनेशन भी मच बेटर है। यहाँ पे कॉमन वर्क जो करते हैं, बेगिंग है, सेक्स है, वहाँ पे कॉरपोरेट में, गवर्नमेंट में, आर्ट्स में जाते हैं। मालूम है ये चीज कितनी ज्यादा भद्दी है, और ये हमारे पूरे समाज के ऊपर एक दाग है। तुम एक इंसान से ये क्या करवा रहे हो? क्यों करवा रहे हो? वो लैब्स में काम कर सकता था, वो कॉरपोरेशंस में काम कर सकता था, वो कुछ भी करे जिंदगी में कि ना करे, उसका जीवन है, वो देखेगा। तुम उससे ये क्या करवा रहे हो कि तुमने उसको कर दिया कि तू ट्रांसजेंडर है, ये है, वो है, हिजड़ा है, तू अब यही करेगा, भीख मांगेगा जा करके। और आपने इसी तरीके से कल्चर में उनकी एक जगह भी फिक्स कर दी है। और कई बार तो शुभ माना जाता है इस बात को, कल्चर में उनको बिल्कुल एक स्पॉट भी दे दिया है कि तुम्हारा अब ये फिक्स्ड स्पॉट है, तुम्हारी भी एक सीट है। और तुम्हारी क्या सीट है कि कुछ होगा तो तुम आओगे, कहीं पे कुछ सामान आ जाता है तो आ जाते हैं, भिड़ो कुछ दो, इससे शुभ होता है। और भी कई तरीके के उसमें मान्यताएं भी चलती हैं ना, कि नहीं दोगे तो ये अपशकुन हो जाएगा, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जिंदगी यौनांग से बहुत बड़ी होती है। एक बहुत साधारण सी बात को जीवन का केंद्र नहीं बना लेते। ना आप सेक्सुअल एक्टिविटी की मशीन हो, ना बच्चा पैदा करने की मशीन हो। आप इंसान हो, प्रकृति ने आपको जीने के लिए पैदा करा है। प्रणाम आचार्य जी। इसमें ही एक चीज़ मैंने अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके बाद उसको तुरंत जेंडर मतलब सेक्स असाइन नहीं
किया जा सकता है, तो थोड़ा समय लगता है कि उनको कैसे आगे रेज करना है। तो जो उस स्पेसिफिक इस खास समस्या के जो पेशेंट्स होते हैं, जब वो अपने बच्चे को लेके आते हैं, तो वो एक चीज़ दिखाई देती है जो आपने बोला कि कितना मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन स्पेसिफिक है एक इंसान का दिमाग की, अदरवाइज वो बच्चा ठीक है, लेकिन वो उतना पेशेंस भी नहीं होता कि उनको अगर एक लगता है, क्योंकि जेनिटेलिया ऐसी होती है कि फीमेल है या मेल है लेबल कर पाना भी मुश्किल होता है और थोड़ा इवॉल्व करने का समय देना होता है। तो जो भी डॉक्टर्स देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि आप रुक जाइए, महीना 2 महीना टेस्ट होंगे, हम आपको बता पाएंगे कि अल्टीमेटली इस बच्चे को कैसे रेज करना है। लेकिन वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिनायल होता है, बहुत इम्पेशेंट होते हैं, बहुत मायूस होते हैं, और वो ममता जो है ना, वो कि जिसको वो प्रेम का नाम देते हैं, वो सब भी एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा अदरवाइज ठीक है, एक जेनिटेलिया की प्रॉब्लम है, उसको लेके उनकी ममता भी चली गई, मतलब उतनी वो जो एकदम इमोशंस बहते हैं, बिल्कुल मायूसी है, और अदरवाइज वो बच्चा इज नॉर्मल, मतलब नॉर्मल है बिल्कुल। तो इतना, और एकदम एक आग्रह होता है कि हमें बताइए अभी कि क्या है, मतलब इसको क्या बोले, लड़का बोले कि लड़की बोले। तो एकदम बहुत ज़बरदस्त आग्रह होता है, इसलिए बहुत समय लगता है उनको ये समझा पाने में कि थोड़ा समय दीजिए। वो भी एक डेस्परेशन होता है कि उसको कुछ लेबल करना है जल्दी से जल्दी। आईना देखो, गिरेबान में झांको, मैं क्या बोलूं इसमें अब। मैं तो अभी अंदर आ रहा था तो बच्चा था वहां पे, अभी मिला था, मैं तो उसके साथ खेल लिया। थोड़ी देर में माँ ने बताया कि लड़की है। नहीं तो मुझे न पता था न मतलब था, क्या लेना देना है, क्या लेना देना है। क्या करोगे? ये सारी बातें अपने गिरेबान में झांकने के लिए हैं। आईना देखो कैसे हैं हम लोग। और ये बात आम सामाजिक व्यवहार में ना दबी छुपी रह जाती है, हमें पता ही नहीं चलता हम कितने सेक्सुअली ऑब्सेस्ड लोग हैं। कि बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप में हाय तौबा मची हुई है जल्दी से उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी जानने की। क्यों, क्या करना है सेक्सुअल आइडेंटिटी जान के? क्या करना है? बच्चा है ना, नहीं पहले बताओ लड़की है कि लड़का है, क्यों? और वो भी जब डॉक्टर कह रहे हैं, ये खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि पता चल जाएगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा, उधर रहा ही नहीं जा रहा। नहीं नहीं नहीं, हमारी सांस अटकी हुई है, बताओ ये क्या है। सब कुछ जिंदगी में किसके लिए है? सेक्स के लिए है। क्यों? वही अहंकार का निवाला, सब कुछ सेक्सुअल। कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, उसको सेक्स से जोड़ दो, फिर देखो धड़धड़ा के बिकेगा, धड़धड़ा के बिकेगा। ये प्रोटीन पाउडर का खोज रहे थे, तो उसमें प्रोटीन पाउडर इस बात पे बेचा जा रहा है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कौन सी मस्कुलर स्ट्रेंथ, समझ रहे हो? उसके बाद बता रहे हैं कि 350 मोर किलो कैलोरीज, और बगल में वो लड़की खड़ी होकर के शर्मा के मुस्कुरा के ऐसे खड़ी हुई है कि इसकी जिंदगी में अब इतनी मस्कुलर स्ट्रेंथ भी आ गई है और अभी ये इतनी एनर्जी और खर्च कर पा रहा है। मैं कुछ भी बेचना है। जो ये सब गिफ्ट वाले हमारे लाखों भाई बहन हैं, इनके सवाल देखो ना, वो सवाल आप लोगों के सामने हमारी एआई टीम आने नहीं देती। 2/3 सवाल सेक्सुअल है। मेरी शादी कब होगी, मैं मां कब बनूंगी, मैं प्रेग्नेंट हूं, लड़का होगा कि लड़की होगी, मेरी गर्लफ्रेंड कहीं भाग तो नहीं जाएगी। और ये सारे सवाल गीता ऐप पर पूछे जा रहे हैं। पहला ऑब्सेशन सेक्स, दूसरा पैसा। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि कंचन कामिनी माया है, उसको उल्टा करना चाहिए, कामिनी कंचन।
क्योंकि हमारे पास डेटा है, उनके पास डेटा नहीं था। पहली चीज यही है, सेक्स सेक्स सेक्स। और दूसरा फिर सवाल आता है कि दुकान में क्या कर दूं बताइए। कोई उसमें अपनी फोटो लगा देता है, अपनी माने इसकी क्या होती है, जन्म पत्री की फोटो लगा देगा, ये देख के बताओ दुकान कब बढ़ेगी। ये सब है। सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल सेंटर दो अलग अलग बातें होती हैं। आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हो नॉन सेक्सुअल सेंटर से भी, और वो बात सुंदर है, प्राकृतिक है। और ये बिल्कुल हो सकता है कि आप 90 साल के हो गए हो तब भी आपका सेंटर सेक्सुअल ही है, और आप उस सेक्सुअल सेंटर से कोई नॉर्मल दिखने वाली एक्टिविटी कर रहे हो, पर वो एक्टिविटी भी सेक्सुअल सेंटर से ही रही है। दादी लगी हुई है कि बेटा तू सेक्स कर, मुझे पोता देखना है। विचार की जरूरत है क्या हो रहा है। बाप कह रहा है मैं तय करूंगा कि मेरी बेटी के साथ शारीरिक संबंध कौन सा पुरुष बनाएगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये किस सेंटर से आ रही है बात। द मेल फादर इज सेइंग मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी बेटी के साथ कौन सा मेल सेक्स करेगा। इरादे क्या हैं जनाब? सेंटर क्या है जनाब? ये दो अलग अलग बातें हैं, सेक्स और सेक्सुअल सेंटर। सेक्स ठीक है, सब नृत्य है प्रकृति का, उसमें वो भी है। सेक्सुअल सेंटर, सेक्सुअल ऑब्सेशन, सेक्सुअल आइडेंटिटी, ये बिल्कुल अलग बात होते हैं। आ रही है बात समझ में? नमस्ते, मेरा नाम गजाला है और मैं दिल्ली से ही हूँ। आचार्य जी के साथ इस सत्र में जुड़े हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं। सत्र से पहले एक्चुअली मैं एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़ी हुई थी, और इस आध्यात्मिक जर्नी में मैं पिछले 8 साल से हूँ। इस जर्नी के दौरान मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठे, और जिसका समाधान मुझे वहाँ पे नहीं मिल रहा था। जैसे भक्ति क्या है, पहले जो भी मैं अपनी भावनाओं को भक्ति समझती थी, या फिर समर्पण क्या होता है, ये सारे विषयों पे और इसके अलावा भी बहुत सारे विषयों पे मेरे को सवाल उठने लगे थे। उसका जवाब ढूंढते हुए मुझे आचार्य जी यूट्यूब पे मिले, और फिर एक दोस्त के माध्यम से मैंने इस गीता सत्र में अपने आप को एनरोल किया। आचार्य जी से जुड़ने से पहले और आचार्य जी से जुड़ने के बाद मैं कई सारे बदलाव अपने अंदर देख पा रही हूँ। साहस मेरे भीतर पहले से ज़्यादा है। मैं गलत चीज़ों के प्रति आवाज़ उठा पा रही हूँ। मैं उस जर्नी के दौरान बहुत सारे आत्मसंशय से गुजर रही थी। मैं खुद पे ही क्वेश्चन उठा रही थी कि कुछ मेरे साथ ही गलत है, कुछ मेरे साथ ही गलत है। और जैसे जैसे मैं आचार्य जी को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने लगी, तो मुझे वहाँ मैं इस आत्म संशय से निकलने में भी मेरी मदद हो रही है, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम गेटिंग लॉस्ट इन समथिंग। तो मैं तो आप सभी से कहूँगी, क्योंकि कि अगर आपको समाधान अपने भीतर ढूंढना है और उस समाधान से बाहर भी जो भी आप करते हैं उस ज्ञान से करें, तो आचार्य जी के सत्र एक वरदान के रूप में है। धन्यवाद।